हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एमसीक्यूज के बारे में, मतलब कि हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, है ना, इसके हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं पहला बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने क्या है जो आपको यहां पर लिखना है या चुनना है। प्राचीन समय में स्त्रियां खालिस्तान तक ही सीमित रहती थी। ये बताना है कि प्राचीन समय में स्त्रियां कहां तक सीमित थी, घर की चार दीवारी में, दफ्तर में, खेत में, या इनमें से कोई नहीं। तो घर की चार दीवारी के अंदर या चार दीवारी तक ही सीमित रहती थी, क्योंकि आपने देखा था यहां पर इसका कारण क्या था कि लैंगिक विभाजन। क्या कारण था? लैंगिक विभाजन के कारण, है ना, क्योंकि महिलाओं को घर के भीतर के काम, घर की गृहस्थी की जिम्मेदारी, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी दी गई और पुरुषों को काम दिया गया बाहर का। पुरुष बाहर का काम करते थे, महिलाएं घर का काम करती थी। इस कारण से महिलाएं घर की चार दीवारी तक ही सीमित पाई गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत को क्या कहते हैं कि भारत जो है उसको आप कहेंगे कैसा, हम क्या कहते हैं कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब इसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। अगर यहां पर ये लिखा होता कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है तो हम ये मान सकते थे। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, मतलब कि इसका कोई भी रिलीजन नहीं है, ऑफिशियली कोई भी धर्म नहीं है, इसका ऑफिशियली कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म को ये विशेष तवज्जो देता नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है? भारत, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो जो स्थिति है ये भारत की है। बाकी आप अगर स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड देखते हैं तो यहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी अधिक है ना। यहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व आपको काफी अधिक देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत में लिंग अनुपात 1000 मर्दों के पीछे खाली स्थान स्त्रियों की है। मतलब लिंगानुपात क्या है? आपको 1000 पुरुषों पर महिलाएं बतानी है कितनी है, तो इस अनुपात को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लिंगानुपात कहा जाता है। तो लिंगानुपात क्या है ये बताना। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 942, 940, 892 और 882। क्या लिंगानुपात है? तो 940 लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा कि भारत का लिंगानुपात क्या है, 940। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है कि आप क्या कहते हैं। 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो चूंकि हम पिछले प्रश्न में ही बात कर चुके हैं कि यह अनुपात जो है इसको हम क्या कहते हैं, इस अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि इसको क्या कहा जाएगा? लिंगानुपात। अगर बात करें लैंगिक श्रम, तो श्रम जब हम मजदूरी में बात करेंगे महिला पुरुष की तो श्रम की बात आएगी। विभाजन लैंगिक, जब हम सामाजिक विभाजन देखेंगे तो फिर लैंगिक विभाजन की बात करेंगे। सही शब्द क्या होगा इसके लिए? तो सही शब्द होगा लिंग अनुपात, या इसको लिंगानुपात भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या के ऊपर कभी नहीं हुआ। 5%, 7%, 10% और 15%। कि इतने के ऊपर तो कभी नहीं हुआ। तो आप देखें कितना 10% के आसपास ही रहा है। अभी अगर 2019 का देखेंगे तो 14% के आसपास पहुंच गया। नहीं तो आप अगर पुराने डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो 10%। अगर 2019 लोकसभा के चुनाव की बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, तो यहां पर कितना 14 पॉइंट समथिंग कुछ गया है, इतना चला गया है 2019 में। नहीं तो फिर 10% से ज्यादा कभी नहीं रहा। अगला प्रश्न, स्थानीय सरकार में खाली स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। कितने स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है? आपको बात करी थी अपन ने 1/3, 1/3 स्थान आरक्षित किए गए थे महिलाओं के लिए। स्थानीय सरकार मतलब क्या हो गया? पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों के अंतर्गत 1/3 स्थानों को आरक्षित किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। इन देशों में से किसका आधिकारिक धर्म है? श्रीलंका का, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का और उपरोक्त सभी का। तो लगभग सभी का आपको आधिकारिक धर्म देखने को मिलेगा। भारत एक ऐसा देश है कि जिसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? अपनी इच्छा से, कानूनी बंदिश से, प्रोत्साहन से, या कोई नहीं। आप महिलाओं की कम प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? तो इनको कर सकते हैं हम कानूनी बंदिश से। मतलब कैसे कानूनी बंदिश? मतलब आरक्षण दे देंगे। कैसे? आरक्षण अगर आप दे देंगे तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहां पर बढ़ जाएगा। तो आरक्षण से आप क्या कर सकते हैं? महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जो समस्या है उसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। नारीवादी, समाजवादी, पितृ प्रधान और साम्यवाद। कौन सी है इनमें से? तो आपको ये बताना है कौन सी है। तो ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, महिलाओं पर अधिकार भी देती है, तो उसको कहते हैं पितृ प्रधान, है ना। पैट्रियार्कल सोसाइटी कहलाती है, पितृ प्रधान सोसाइटी कहलाती है, समाज कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा किसने दिया? सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, या संविधान ने? तो संविधान से यह दर्जा मिला है भारत को। क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा संविधान के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन समाज सुधारक था? ज्योतिबा फुले, अंबेडकर जी, गांधी जी और उपरोक्त सभी। तो सभी लोग समाज के सुधारक हैं, सभी ने समाज को सुधारने का काम किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नारीवादी वह पुरुष अथवा स्त्री जो खालिस्तान में विश्वास रखते हैं। पुरुष तथा स्त्री के अलग अलग अधिकार में, पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकार में, पुरुष तथा स्त्री के विभाजन में, या उपरोक्त सभी में? तो किसमें करेंगे? पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकार में जिनका विश्वास है उनको आप क्या कहेंगे? नारीवादी कहेंगे। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको आप क्या कह सकते हैं? नारीवादी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, औरतों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में पुरुषों की बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलनों को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? सामाजिक आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और धार्मिक आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का कौन सा नाम दिया गया है? तो इसको कहा गया है नारीवादी आंदोलन कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? नारीवादी आंदोलन कहा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, मातृ पितृ दोनों, या इनमें से कोई नहीं? भारतीय समाज का जो स्वरूप आप देखेंगे तो वो आपको कैसा देखने को मिलेगा कि पितृ प्रधान स्वरूप आप देख पाएंगे। कैसा है? पितृ प्रधान। मतलब इसको क्या कहते हैं? ये पुरुष प्रधान सोसाइटी है। कैसी है? पुरुष प्रधान। हालांकि आप जब बात करेंगे तो कई बार आपको यहाँ पर महिलाएं भी प्रधानता में मिलेगी कई सारी जगह पर, लेकिन अगर जब हम ओवरऑल की बात करते हैं तो आपको पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलेगा। अगर हम पुरुष के बाद की बात करें या हम दर्जा देने की बात करें तो महिलाओं को भी हमारे समाज में अच्छा दर्जा दिया गया है, माताओं को भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है। लेकिन सोसाइटी में वर्चस्व किसका है? पुरुष प्रधान है ना। सोसाइटी में पुरुषों का वर्चस्व है। क्लियर बात ये? पत्र दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निम्न स्थिति का कारण कौन सा है? 4 हैं। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रियता का अभाव, महिलाओं में साक्षरता का निम्न अनुपात, महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता, या उपरोक्त सभी। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निम्न स्थिति का कारण, महिलाओं की निम्न स्थिति का कारण कौन सा है? तो ये सभी कारण जो है वो महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी का कारण या निम्न स्थिति का कारण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत थी? 80.5, 79.8, 79.8, 68.8 या 85.5? तो इनमें से क्या है आपका सही जवाब? 80.5, 80.5 हिंदुओं की आबादी हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 18, 2001 में भारत में मुसलमानों की आबादी कितने प्रतिशत थी? 15.4, 13.4, 20 और 12.8। तो मुस्लिमों की जो आबादी थी वो थी 13.4, है ना। कितनी थी? 13.4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? पुरुष प्रधान, नारी प्रधान, पुरुष तथा स्त्री, या उपरोक्त सभी? तो कैसा है आपको समाज जो है वो पुरुष प्रधान देखने को मिलेगा। अगर वहां पर का मातृ पितृ की बात आ गई तो वो एक अलग चीज हो गई। यहाँ पर समाज में केवल पुरुष का वर्चस्व ज्यादा चलता है। तो हमने दोनों बातें देखेंगे भाई। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि समाज में मातृ और पितृ, माता और पिता दोनों का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पुरुष प्रधान सोसाइटी आज के टाइम पर आप देख पा रहे हैं। भारत का राजधर्म कौन सा है? तो हमने बात करी है कि भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है, भारत देश का कोई धर्म नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? स्वीडन, नॉर्वे, भारत, फिनलैंड। हमने बात करी थी भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो कम है, महिलाओं की भागीदारी कम है।
राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न से है, क्या है? 2, 5, 6, 3, कौन सा प्रतिशत है? तो 5% से, मतलब लगभग आप मान लें कि 6% से कम है। आपकी बुक के अंदर आपको मिलेगा कि 5% से कम देखने को मिलेगा, तो अपन मान लेते कहीं कहीं 5 पॉइंट कुछ हो गया, तो 6% से कम तो हर हाल में है। लैंगिक विभाजन किस आधार पर है ना? लैंगिक विभाजन का जो आधार है वो किस आधार पर है? जैविक, सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक विभाजन खास तौर पर सामाजिक अपेक्षाएं जो बना ली गई हैं, रूढ़ी प्रथाएं बना ली गई हैं, उनके आधार पर विभाजन किया गया है। प्रश्न नंबर 24, लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद की है, इसने महिलाओं को एक श्रेष्ठ दर्जा प्रदान किया है, स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी वह थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या जवाब होगा इसका? तो है इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद की है। तो राजनीति अगर होगी तो फिर थोड़ा सा क्या होगा कि उत्थान की संभावना बढ़ सकती है। सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है, ये बताना है। राजनीति में विभिन्न समुदायों की भागीदारी, जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया गया है, साम्यवादी सरकार या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जब हम धर्म की राजनीति करना स्टार्ट करते हैं तो उसको आप सांप्रदायिक राजनीति कहेंगे। नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है? महिलाओं को विशिष्ट माने जाने वाले गुण, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, यह मानता कि पुरुष और महिला समान है, वे पुरुष जो महिलाओं की तरह दिखते हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा कि वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, महिला और पुरुष, वह व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, उसको आप क्या कह सकते हैं? नारीवादी कह सकते हैं। आंशिक रूप से सुधारकों के प्रयासों के कारण तथा आंशिक रूप से अन्य खालिस्तान परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए। मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या पेशेवर, किस कारण से? तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में आपको काफी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो जाता है, यह हमको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है, तो यह धर्मनिरपेक्ष का मतलब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 29, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के लिए आधी सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण, 1/3 महिला सदस्यों की नियुक्ति, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण जो है, इससे क्या होगा? महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? विवाह और तलाक का, दत्तक ग्रहण का, मतलब जो पुत्र आप या जो कोई गोद लेते हैं, वंशानुक्रम का, या उपरोक्त सभी। तो ये लगभग सभी क्या होंगे? पारिवारिक कानून से जुड़े होंगे। तलाक का हो, विवाह का हो, दत्तक पुत्र लेना हो, वंशानुक्रम हो, ये सब क्या है? पारिवारिक कानून से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है? 4 हैं। महिलाओं के लिए शैक्षिक और कैरियर के अवसरों में सुधार, महिलाओं को मतदान का अधिकार देना, उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना, उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार करना। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता? कि उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना, ये नारीवादी आंदोलन उल्लेख नहीं करता इनका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, लैंगिक श्रम विभाजन के मर्द खालिस्तान कार्य करते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ काम करते हैं? अगर लैंगिक श्रम विभाजन के आधार पर हम देखते हैं तो मर्द बाहर काम करते हैं और महिलाएं या स्त्रियां कहाँ काम करती हैं? घर के भीतर काम करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन सा कारण जिम्मेवार है? बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, व्यवसायिक गतिशीलता, या उपरोक्त सभी। क्या सही जवाब होगा? बड़े पैमाने पर शहरीकरण भी सही है, साक्षरता और शिक्षा का विकास भी सही है, और व्यवसायिक गतिशीलता, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 34 पर बात करें 34, इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान करने की गारंटी प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम,
समान काम से संबंधित अधिनियम, समान लिंग से संबंधित अधिनियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन के भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। तो क्या है, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम, सबको एक वेतन, एक कार्य के लिए एक वेतन। लैंगिक विभाजन से आपका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? अमीर गरीब के बीच विभाजन, पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन, शिक्षित और अशिक्षित के बीच, और उपरोक्त में से कोई नहीं। लैंगिक का मतलब क्या है? पुरुष और स्त्री में विभाजन कर देना, उसको क्या कहेंगे? लैंगिक विभाजन कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। धर्म को राजनीति में धर्म को राजनीतिक में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता राजनीति, सांप्रदायिकता हिंसा और राजनीति का सांप्रदायिकरण। तो क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता राजनीति या सांप्रदायिक राजनीति इसको कहा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारतीय समाज माना जाता है एक मातृ प्रधान समाज, एक पितृ प्रधान समाज, एक भातृ प्रधान समाज और इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे इसको? तो एक पितृ प्रधान समाज, और कहीं कहीं पर आप देखें तो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? पितृ और मातृ समाज भी होता है। मतलब क्या है, ये दो लिखे हैं तो पहले पितृ की वैल्यू ज्यादा है हमारे समाज में, मातृ वैल्यू कम है ना। हालांकि कई सारी जगह माता का स्थान भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ओवरऑल चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मातृ पितृ प्रधान में, मतलब सब जगह अब हमारे यहाँ पर माता का स्थान भी ठीक होता है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल वर्चस्व किसका है तो पितृ मतलब पुरुष प्रधान समाज है ना, पिता का वर्चस्व घर में ज्यादा होता है। इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता के कुरूप रूप के बारे में सत्य है? सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, नरसंहार या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होंगे। भारत एक खालिस्तान देश है, धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक, अर्ध धर्मनिरपेक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो कैसा देश है? तो भारत कैसा है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब हमारे यहाँ पर कोई भी धर्म नहीं अपना के रखा है भारत सरकार ने, तो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है? तो हमारे यहाँ पर लिंगानुपात आप देखेंगे कि 800 के स्तर तक गिर गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको अब क्वालिटी कंटेंट के वीडियो देखने के लिए किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आपको बहुत सारे कोर्सेज बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये हमारे टॉप कोर्सेज आप देख सकते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, इसके अलावा एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, ये सारे कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं करने हैं। ये सारे वीडियो आपको कहां मिलेंगे? तो आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर। आप तीनों जगह इन वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। यहाँ पर भी आपको नए नए वीडियो की जानकारी और दूसरे जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उनकी जानकारी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मिलती रहती है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछें और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।